तो कहानी के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पे कई तरह के जानवर और क्रिएचर थे। उस जंगल में अलग अलग कलर के पेड़ और पौधे थे। तभी हम उस जंगल में एक गोलम को देखते हैं जो कि उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी एक दिन उस गोलम को एक छोटी सी लड़की दिखती है। उसके हाथों, गले और पैरों में जंजीरें होती है। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, तब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अब बहुत ही खुश होती है और साथ ही में उसके साथ वो गोलम भी होता है। वैसे वो लड़की गोलम को पापा कहती है, पर हम उसे गोलम कहेंगे। तब उस लड़की को उसका नाम पता नहीं था, तो वो गोलम उसका नाम सोमाली रखता है और सोमाली को भी अपना नाम अच्छा लगता है। तो वो दोनों ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। पर वो ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद वो अपनी पहली सिटी में पहुंच जाते हैं। तो वो सिटी में हमें एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि उस सिटी में सोमाली जैसे ह्यूमंस वहाँ पे एक भी नहीं होता है। वहाँ पे चारों ओर बस डेमी ह्यूमंस ही होते हैं। तभी सोमाली को भूख लगती है, तो इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सोमाली तो खाना खाती है और गोलम खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसे चलने के लिए सनलाइट, ऑक्सीजन और पानी ही इनफ होता है। खैर, तब वहाँ की मैनेजर गोलम को देखती है और बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि गोलम कभी भी अपने जंगल से बाहर नहीं आते हैं। तो वो आगे सोमाली के बारे में पूछती है। तब गोलम कहता है कि वो मिनोतोरो क्लैन से है, पर वो उन्हें ये नहीं बताता है कि सोमाली एक्चुअली में एक ह्यूमन है। तो वो मैनेजर उनसे ट्रैवलिंग करने का रीज़न पूछती है। तब गोलम कहता है कि वो ह्यूमंस को ढूंढ रहे हैं। तब ये सुनकर मैनेजर कहती है कि उसने भी ह्यूमंस को कई सालों से नहीं देखा है। तब वहाँ के कुछ कस्टमर्स भी ये सुन रहे थे। तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए। पर आखिर इसके पीछे क्या रीज़न होगा ह्यूमंस को सडनली गायब होने का, या आखिर क्यों डेमी ह्यूमंस इंसानों को खाते हैं। तो कई साल पहले डेमी ह्यूमन और नॉर्मल ह्यूमंस एक ही धरती पर रहते थे, बिना ये जाने कि उस धरती पर डेमी ह्यूमंस या नॉर्मल ह्यूमंस भी रहते हैं। तब एक दिन एक नॉर्मल ह्यूमन डेमी ह्यूमन के गांव में गलती से चला जाता है। तब डेमी ह्यूमन उन इंसानों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, पर वह इंसान उनके आइडेंटिटी पर सवाल करते हैं कि कुछ की ज़्यादा आंखें क्यों हैं, कुछ की स्किन इतनी अलग क्यों है। पहले तो डेमी ह्यूमंस उन्हें ये सब नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी उन्हें यह समझ आता है कि वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिसके कारण उन दोनों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। पर जल्द ही ये छोटी लड़ाइयाँ एक वॉर में बदल जाती है। तब इस वॉर में ह्यूमंस हार जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब भी उन्हें देखा गया तो उनका शिकार हो जाता था। पर खैर, इस दुनिया से ह्यूमंस चले गए थे, जिसके कारण ये दुनिया फिर से पीसफुली रहने लगी। तब सीन चेंज होता है, जहाँ पे अब रात हो गई थी। तो इसके कारण गोलम ने उन दोनों के लिए एक रूम बुक करा था जहाँ पे सोमाली सो जाता है। तब हम गोलम को देखते हैं जो कि सोमाली के बाजू में ही बैठा था। तब वो अपने हाथ के जो कोट था वो ऊपर करता है। तब हम देखते हैं कि गोलम के हाथ पर क्रैक आ गए थे। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए आए होते हैं। तब गोलम दुकानदार से बार्गेनिंग कर रहा होता है और तभी सोमाली को एक कैट दिखती है। तब सोमाली बिना पापा को बताए वो उस कैट का पीछा करने चली जाती है। तब कुछ देर बाद गोलम को जो खरीदना था उसने वो खरीद लिया था, और जब वो उस दुकान से निकलता है, पर तब सोमाली वहाँ पे होती ही नहीं है। तब हम सोमाली को देखते हैं जो कि बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो उसी कैट के पीछे चल रही थी। तब कुछ देर बाद सोमाली उस कैट का पीछा करते हुए एक बहुत ही डरावनी जगह पर जाती है, जहाँ पे कोई भी नहीं था। और तभी वो कैट उसके सामने आती है, और वो कैट बात भी कर रही थी। उसे पता था कि सोमाली उसका पीछा कर रही है, तो उस कैट ने उसे जानबूझकर यहाँ पे लाया था। और तब वो कैट सोमाली पर हमला करने वाला था, क्योंकि उस कैट को पता चल गया था कि सोमाली एक ह्यूमन है। पर तभी वहाँ पे गोलम आता है और उसने अपनी पावर का यूज़ करके सोमाली को ढूंढ लिया था। खैर, वो कैट गोलम को देखकर डर गई थी, तो वो वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस सिटी से निकल गए थे। तब गोलम सोमाली को समझाता है कि वो ऐसे ही उसे बिना बताए ना जाए। तब गोलम उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसने ये सिटी में देखा था कि कैसे छोटे बच्चे बड़ों का हाथ पकड़ते हैं, जिससे कि वो गुम नहीं होते हैं।
तब सोमाली गोलम का हाथ पकड़ती है। तब उसे अपने पापा का हाथ पकड़कर अच्छा लगता है। खैर, तब आगे वो अपना सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आगे उन्होंने कैंप लगाया था जहाँ पे उन्होंने रात बिताई थी। तब सुबह सोमाली पास की नदी से एक फिश पकड़ती है। तब गोलम उस फिश को पकाता है, जिसके बाद सोमाली अपना खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पे रैबिट आते हैं। तब सोमाली उनमें से एक रैबिट को पकड़ने जाती है, पर वो गिर जाती है। तब गोलम उसकी चोट को देखता है, जहाँ पे पहले तो सोमाली कहती है कि उसे कुछ दर्द नहीं हुआ है, पर थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है क्योंकि उस जगह से अब खून भी निकलने लगता है। तो गोलम के पास मेडिसिन तो थी, और उस मेडिसिन से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला था। उसी वक्त वहाँ पे एक औरत आती है और वो कहती है कि मेरे पास मेडिसिन है। तभी गोलम उसे पहचान लेता है कि वो ओनी क्लैन की मेंबर है। तब यह सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई थी कि गोलम उसे पहचानता है। तब वो अपना नाम बताती है, शिजुनो। जिसके बाद शिजुनो सोमाली की चोट देखती है। तब वो अपने पास की मेडिसिन निकालती है और सोमाली के उस चोट पर लगाती है। कुछ देर में ही सोमाली की वो चोट का दर्द कम होने लगता है। तो शिजुरो कहती है कि वो नेचर से कई सारी मेडिसिन बनाती है और यही उसका जॉब है। तब वो गोलों को देखने लगती है और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो गोलों को देख रही थी। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है, जिससे कि वो सोमाली की उस चोट पर बट्टी बांध देती है। तब उस घर में शिजुनो के साथ एक और लड़का रहता है, जिसका नाम याबाशिरा होता है और वो उसका असिस्टेंट था। तब उसने सोमाली के लिए केक और बिस्किट बनाए थे, और सोमाली जब वो खाती है तब उसे भी वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तब गोलम शिजुनो को कहता है कि क्या वो उसे मेडिसिन बनाना सिखा सकती है। तब शिजुनो इस बात में मान जाती है, पर बदले में वो गोलम का एक पार्ट मांगती है, क्योंकि उस पार्ट से वो अपनी नॉलेज को और भी बड़ा कर सकती है। तब गोलम भी बिना कुछ ज़्यादा सोचे अपना एक पार्ट उसे दे देता है, क्योंकि उसके लिए ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो फिर से सोमाली की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद के कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे सोमाली याबाशिरा के साथ उसके काम में मदद करती है, और गोलम शिजुनो से मेडिसिन बनाने के बारे में सीख रहा होता है। तब एक रात सोमाली सो जाने के बाद गोलम उन दोनों के पास जाता है, जहाँ पे वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। इसके बाद वो तीनों सोमाली के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी शिजुनो कहती है कि एक गोलम अपने जंगल को छोड़कर आखिर क्यों एक बच्ची के साथ ट्रैवल कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। फिर गोलम कहता है कि वो सोमाली के पेरेंट्स को ढूंढकर सोमाली को वापस उन्हें देना चाहता है। तब याबाशिरा सोमाली के पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे रहते हैं। तब गोलम कहता है कि उसे ये पता नहीं है। ये सुनकर याबाशिरा कहता है कि सोमाली अभी बहुत ही छोटी है, तो उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब ये सुनकर गोलम खड़ा होता है और उसने जो कोट पहना था वो निकालने लगता है। तभी हम उसकी बॉडी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही खराब हो गई थी। फिर वो कहता है कि गोलम का लाइफ टाइम 1000 साल तक ही होता है, जिसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और आगे वो कहता है कि वो 998 साल और 253 दिनों से जिंदा है। अब वो 1 साल और 112 दिनों तक ही जिंदा रहेगा। इसी टाइम तक उसे सोमाली को उसके असली पेरेंट्स के पास देना है। तब शिजुनो उसे पूछती है कि क्या सोमाली को इस सब चीज़ों के बारे में पता है। तब गोलम ना कहता है। फिर याबाशिरा कहता है कि यह उसे बताना बहुत ही मुश्किल होगा। तब शिजुनो को भी ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, बट स्टिल एक बात ये अच्छी होती है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले, क्योंकि सोमाली गोलम के साथ हमेशा खुश रहती है। तब सीन चेंज होता है और हम आगे देखते हैं, जहाँ पे कि सोमाली और गोलम उन दोनों को अलविदा करके अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। तब आगे हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक रेगिस्तान में होते हैं। तब बहुत देर चलने के बाद वो अथील सिटी में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक दुकानदार के पास जाते हैं। तब गोलम उस दुकानदार को मशरूम, शहद और ऐसे ही कई सारी चीज़ें उसे बेचने की कोशिश करता है। तो वो बेच तो पाता है, पर उसके बदले में उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो अभी के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तभी सोमाली को भूख लगती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है।
जहाँ पे सोमाली अपना खाना खा रहा था। तब उस रेस्टोरेंट के ओनर, जिनका नाम कोकिला था और उनके बच्चे का नाम कीकी था, तब कोकिला गोलम से बातें कर रहे होते हैं। तब बातों ही बातों में वो बताते हैं कि उनकी वाइफ की हेल्थ थोड़ी खराब हो गई है, जिसके कारण उन्हें एक लेबर चाहिए था, पर उन्हें कोई मिल नहीं रहा है। तब गोलम ये सुनकर उस रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में कहता है, जिससे कि उन्हें तो मदद होगी ही और साथ ही में जो गोलम की पैसों की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। फिर गोलम अपने जॉब की यूनिफॉर्म पहन लेता है। तब वो सोमाली को रेस्टोरेंट के अंदर ही रहने के लिए कहता है। तब किकी सोमाली को अंदर ले जाता है खेलने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे गोलम काम करके अपने आगे की जर्नी के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा होता है और दूसरी तरफ सोमाली किकी के साथ गेम खेलती रहती है। और जब उसे कभी बाहर जाना होता है तो गोलम उसे बाहर जाने से साफ मना करता है, क्योंकि जाहिर है कि गोलम को सोमाली की चिंता है। तब एक दिन कीकीला उन दोनों को एक पार्सल लाने के लिए कहता है, पर तब गोलम सोमाली को बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। पर तब कीकी गोलम से प्रॉमिस करता है कि वो सोमाली को सेफ रखेगा और साथ ही में उसे सही सलामत वापस लाएगा। तब गोलम सोमाली को परमिशन दे देता है बाहर जाने की, पर उसे ये भी कहता है कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। जिसके बाद वो अपना काम करने लगता है और वो दोनों पार्सल लाने के लिए मार्केट चले जाते हैं। तब उन दोनों ने पार्सल ले लिया था और साथ ही में उन्होंने उनके लिए कुछ खाने के लिए भी लिया था। तब वो दोनों एक जगह पर बैठकर वो खाने लगते हैं। पर तभी सोमाली रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा यानी ऑब्वियसली कोलम उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। इसके कारण ही वो जल्द से जल्द पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो इस जर्नी को ख़त्म कर सके। और जब ये जर्नी ख़त्म होगी तब उसके पापा उसे छोड़कर चले जाएंगे और सोमाली उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती है। और फिर वो रोने लगती है। तब किकी उसे एक फूल के बारे में बताता है, जो कि उसे ढूंढना तो ज़रा मुश्किल है, पर अगर उन्होंने उसे ढूंढा तो उनकी एक विश पूरी हो जाएगी। तब ये सुनकर सोमाली तो बहुत ही खुश हो जाती है। पर तब उन दोनों की ये बातें एक आदमी दूर से सुन रहा था। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों सिटी के नीचे एक गुफा में जाते हैं। तब हम उस गुफा को देखते हैं, जो कि ऊपर की दुनिया से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी कई सारे बटरफ्लाइज का झुंड एक साथ कहीं जा रहा था। तभी किकी कहता है कि अगर उन्होंने उन बटरफ्लाइज का पीछा करा तो उन्हें वो फूल मिल सकता है। जिसके बाद वो दोनों उन बटरफ्लाइज का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक फूल नहीं बल्कि उस फूल का पूरा बगीचा मिल जाता है। तब सोमाली उनमें से एक फूल को चूज करता है और उसे जमीन से निकालता है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई विश पूरी करनी है तो उस फूल को उस पर्सन तक ले जाना होता है। खैर तब सोमाली उस फूल को वहां से लेकर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने जो पेड़ था वह एक्चुअली में एक क्रिएचर था। तब वो सोमाली पर हमला ही करने वाला था कि तभी उस क्रिएचर की आग पर कोई तीर से हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर डर कर वहां से चला जाता है। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वो तीर चलाया था, और यह वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले सोमाली और कीकी पर नजर रख रहा था। खैर, इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो कहानी के शुरू में हम गोलम को देखते हैं, जो सोमाली की चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी और सोमाली अभी तक नहीं आई थी। जिसके बाद सीन सोमाली पर जाता है, जहाँ पे वो आदमी सोमाली की तरफ ही जा रहा था। तभी किकी उस आदमी का हाथ पकड़कर मास्टर मास्टर कहने लगता है। तब आगे किकी सोमाली को कहता है कि मास्टर बुरोवर टीम के पार्ट है। तो जो सिटी का जो नीचे का एरिया है, जहाँ पे अभी वो है, ये एरिया ये सभी भी उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। खैर तब मास्टर किकी पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि किकी इससे पहले भी बहुत बार यहाँ पे आया था और मास्टर ने भी उसे कई बार समझाया है कि वो यहाँ पर अकेले ना आए। जिसके बाद वो मास्टर उन दोनों को छोड़ने के लिए उनके रेस्टोरेंट में जाता है। तभी सोमाली गोलम के पास जाती है और उसे वो फूल देने लगती है। और तब वो कुछ कहती कि तभी गोलम उसे पूछता है कि आखिर उसे इतनी देर क्यों हुई आने के लिए। तब किकी कहता है कि मेरी वजह से हमें देर हुई, पर गोलम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तब भले ही गोलम के पास इमोशन नहीं होते हैं, पर गोलम की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो सोमाली पर गुस्सा है। तब बातों ही बातों में वो सोमाली को कहता है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रहेगी
तो वो उसके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता है। तब ये बातें सुनकर सोमाली रोने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद किकीला गोलम से पूछता है कि क्या उसने कुछ ज़्यादा ही नहीं डाँट दिया सोमाली को? क्या पता इसके पीछे कुछ अच्छा रीज़न भी हो। और गोलम कहता है कि एक गलती तो गलती ही होती है। तो वहाँ पर मास्टर भी होते हैं। तब वो कहते हैं कि इस टाउन के जो पुराने लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर ये फूल ऊपर सरफेस तो कोई लाता है, तो उसकी एक विश पूरी होती है। और सोमाली भी अपनी एक विश पूरी करना चाहती थी। उसकी विश ये थी कि वो अपने पापा के साथ जिंदगी भर रहना चाहती है। तब मास्टर वो फूल गोलम के पास रख के वहां से चले जाते हैं। खैर तब कीकी रूम के बाहर ही होता है। तब वो सोमाली को आवाज देता है। वो सोमाली का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो दरवाजा खोलता है। तो वो देखता है कि सोमाली बेहोश हो चुकी थी। तो वो अपने पापा और गोलम को बुलाता है। तब गोलम देखता है कि सोमाली को बुखार आया है। तब उनके पास मेडिसिन नहीं थे। तो गोलम रात को ही मेडिसिन खरीदने के लिए चला जाता है। अब बहुत ही रात हो गई थी। पर एक मेडिसिन की दुकान बंद ही होने वाली थी कि तभी गोलम वहां पे आता है। खैर तब वो बुखार की मेडिसिन मांगता है। तब वो उसे पूछता है कि आखिर उसे किस क्लैन वाले के लिए चाहिए। तब गोलम कहता है कि ऐसी कोई मेडिसिन जो सभी क्लैन वाले यूज कर सके, क्योंकि जाहिर है कि वो ये बता नहीं सकता है कि उसे ये मेडिसिन ह्यूमन क्लैन के लिए चाहिए। खैर तब वो कहता है कि ये मेडिसिन बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि इस पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तब गोलम ने जो इतने दिनों से काम करके जो पैसे कमाए थे, वो पैसे उसे देकर वो मेडिसिन खरीद लेता है। फिर गोलेम वो मेडिसिन सोमाली को देता है। फिर कुछ देर बाद सोमाली सो जाती है। तब किकिला वहां पर आता है और वो सोमाली के हेल्थ के बारे में पूछता है। तो गोलम बताता है कि अब वो ठीक हो रही है। जिसके बाद वो कहता है कि वो इस जर्नी को बहुत ही जल्दबाजी से कर रहा था, जिसके कारण वो सोमाली के हेल्थ पर ध्यान देना उसने कम कर दिया था और इस बात का उसे बुरा लग रहा होता है। तब किकीला कहता है कि कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता है, कभी कभार उससे भी गलतियां होती हैं। पर तब वो किकी को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। और वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि किकी को ये महसूस हो कि उसके पेरेंट्स उसकी चिंता करते हैं। जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे गोलम सोमाली का बुखार देख रहा होता है, जो कि अब पूरी तरह से जा चुका था। तो गोलम सोमाली को कहता है कि हमारे प्लान्स थोड़े चेंज हो गए हैं, अब कुछ दिन और वो यहाँ पर काम करने वाला है। तब सोमाली समझ जाती है कि उसकी मेडिसिन खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च हुए हैं और तब वो इस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा होती है। तब गोलम उसे कहता है कि उसके लिए बस यही मायने रखता है कि वो ठीक हो गई है, और पैसे का क्या, वो तो फिर से कमाए जा सकते हैं। और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। तब ये सुनकर सोमाली बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को गले लगाती है। तब वो उनसे माफ़ी मांगती है कि उसके कारण उनको हमेशा तकलीफ़ें होती हैं। तो गोलम भी उसे माफ़ी मांगता है, कल उसे इतना कुछ बोलने के लिए। तब सोमाली गोलम से ये प्रॉमिस मांगती है कि जब ये जर्नी ख़त्म होगी, तब उसके बाद भी वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। और तब गोलम कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और वो उसे ये प्रॉमिस भी करता है। बट गाइस दिस सीन इज एक्चुअली इमोशनल। लाइक सोमाली को लगता है कि उसके पापा अब उसके साथ जिंदगी भर रहेंगे और उसके पापा अब कुछ 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। पर खैर, गोलम के इस एक प्रॉमिस की वजह से सोमाली के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खुशी आती है। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जहाँ पे किकेला और उसके बेटे किकी को अलविदा करके सोमाली और गोलम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब आगे वो घोड़ा गाड़ी की मदद से अगले शहर में पहुंच जाते हैं। तब सोमाली को बहुत ही गर्मी लग गई थी, क्योंकि जाहिर है कि वो रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं। खैर तब वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सोमाली आइसक्रीम का ऑर्डर देती है और उसी वक्त दूसरी लड़की भी आइसक्रीम का ऑर्डर देती है। तब वेटर कहती है कि उनके पास बस अब एक ही आइसक्रीम बची है। तब सोमाली और उस लड़की में लड़ाई शुरू हो जाती है कि आखिर वो आइसक्रीम कौन खाएगा। तब उस लड़की का साथी जिसका नाम हाइतोरो होता है वो वहां आता है। तब हाइतोरो अपने साथी उजोई के बदले उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद वो एक साथ बैठकर बातें करते हैं जहाँ पे हाइतोरो बताता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब है, जिसके कारण वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं जिससे कि उन्हें इस बीमारी के कोई मेडिसिन मिल सके।
आगे उज़ोई बताती है कि हाइतोरो उसके पापा या कोई और नहीं है, पर हाँ हाइतोरो उसका गार्डियन है। तो वो उन दोनों के बारे में पूछती है कि आखिर वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं। तब गोलेम बताता है कि वो इंसानों को ढूंढ रहे हैं। तब उज़ोई उसके पीछे का कारण पूछती है। फिर गोलेम बताता है कि वो रिसर्च पर्पस के लिए ढूंढ रहे हैं। फिर आगे उज़ोई उन्हें बताती है कि उनके पास घोड़ा गाड़ी है और वो कल यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अगर वो उनके साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो हाइतोरो भी उन्हें उनके साथ आने के लिए कहता है, जिससे कि वो भी इस रेगिस्तान से जल्दी बाहर निकल सके। तब गोलम उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे उज़ोई और हाइतोरो अपने रूम में होते हैं। तो उज़ोई कहती है कि सोमाली एक इंसान है, सेम तुम्हारी तरह हाइतोरो। जिसके बाद वो हाइतोरो का मास्क लगाती है और तब हम उसका चेहरा देख पाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि हाइतोरो भी सोमाल जैसा ही एक इंसान है। फिर उज़ोई उसे एक प्लान बताती है जो कि हमें अभी सुनाई नहीं देता है, पर ये प्लान सुनकर हाइतोरो खुद डर जाता है। और तब वो कुछ कहता कि तभी उसे खांसी आती है और तब उसके मुंह से खून निकलता है। तो वो जोई कहती है कि उनके पास बहुत ही कम टाइम है। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे वो सभी घोड़ा गाड़ी की मदद से अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आगे दोपहर के टाइम पे वो कुछ देर ब्रेक लेते हैं जिसमें वो खाना खाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कभी उनकी गाड़ी रेगिस्तान में फंस जाती है, तो कभी उनका सामना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से हो जाता है, पर वो सही सलामत आगे बढ़ते हैं। तब आगे रात होने वाली थी, तो उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ पे आज की रात वो वही बिताने वाले थे। खैर तब गोलम और हाइतोरो टेंट लगा रहे होते हैं, तो बुजोई अपने साथ कुछ पिंजरे ले जाती है। तो सोमाली भी उसके साथ चली जाती है उस गुफा के अंदर। तब हमें पता चलता है कि आखिर वो अपने साथ पिंजरे क्यों ले जा रही है। एक्चुअली उन पिंजरों में छोटे छोटे कीड़ों को रखती है, जिससे कि उन्हें लाइट की तरह वो यूज कर सके। फिर आगे उज़ोई सोमाली से पूछती है कि आखिर वो गोलम को पापा क्यों कहती है। तब सोमाली कहती है कि वो उसके पापा है, तो इसलिए ही वो उन्हें पापा कहती है। फिर सोमाली उज़ोई से पूछती है कि आखिर उसके पापा कहाँ पे हैं। तब उज़ोई कहती है कि उनके क्लैन में बस उनकी मॉम ही होती है, पर उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं है। हाइतोरो ने उसे कहा था कि उसकी मॉम किसी बीमारी की वजह से चल बसी। तब हाइतोरो ने ही उसे बड़ा करा और उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं कराया, और इसके कारण ही वो हाइतोरो को पसंद करती है। तब सोमाली कहती है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। उसे हाइतोरो पसंद है और सोमाली को उसके पापा। तब उज़ोई उसे बातें कम और काम करने के लिए कहती है। तब सोमाली कहती है कि उसने ही ये बातें शुरू करी थी और उन दोनों में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। खैर तब हम हाइतोरो और गोलम को देखते हैं जहाँ पे हाइतोरो गोलम को पूछ रहा होता है कि आखिर वो क्यों इंसानों को ढूंढ रहे हैं, लाइक उसे कौन सी रिसर्च करनी है और क्या यह रिसर्च सोमाली के रिलेटेड है। तब गोलम उसे यही कहता है कि उसे ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहां पर उज़ोई और सोमाली आते हैं। तब उन्होंने कई सारे कीड़े पकड़ लिए थे, जिससे अगर वहां पे अंधेरा भी हो जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर तब उज़ोई पानी लेने जाती है, तब वो अपने साथ सोमाली को भी ले जाती है। तो कुछ देर बाद वो दोनों बाल्टियों में पानी भर के वापस कैंप की तरफ जाते हैं। तब सोमाली नोटिस करती है कि वो जिस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते से वो वापस जाने की बजाय किसी दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं। तब ये बात वो उज़ोई को बताती है। तभी सीन हाइतोरो के पास जाता है, जहाँ पे वो गोलम को कहता है कि सोमाली एक इंसान है ना। फिर आगे वो कहता है कि वो भी एक इंसान है और वो अपना मांस हटाता है। और तब हम उज़ोई को देखते हैं जो कि सोमाली को पकड़ लेती है। तब सोमाली को डर लगने लगता है और यह बात वो उज़ोई को भी कहती है। तब उज़ोई कहती है कि उसके खून से ही हाइतोरो की जान बच सकती है और इसके कारण ही उसे मरना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड के शुरू में गोलम और हाइतोरो सोमाली को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। तब गोलम हाइतोरो से पूछता है कि आखिर उज़ोई ऐसा क्यों कर रही है। तब हाइतोरो कहता है कि जब इस बीमारी का वो इलाज ढूंढ रहे थे, तब एक दिन एक क्रिएचर मिला था जिसने कहा था कि हाइतोरो का खून पूरी तरह से खराब हो गया है और जब तक उसके शरीर में अच्छा खून नहीं जाएगा, तब तक वो इसी बीमारी से जूझता रहेगा। तब भले ही ये बातें हाइतोरो भूल गया था, पर उज़ोई ने ये याद रखा था। खैर तब हम उज़ोई को देखते हैं जिसने सोमाली को पकड़ लिया था। तब सोमाली जैसे तैसे करके उज़ोई से बचकर वहां से भाग जाती है
और जल्दी वो एक नदी में गिर जाती है। तब उज़ोई उसे बचाकर किनारे के साइड में लाती है। तब सोमाली भीग गई थी, जिससे कि उसे ठंड लग रही थी। तो उज़ोई अपना एक पंख सोमाली के ऊपर रखती है, जिससे उसे गर्मी महसूस हो सके। फिर वो सोमाली से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि हाइतोरो भी एक ह्यूमन है और इसके कारण उसकी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं पता है, जिसके कारण हाइतोरो की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तब उज़ोई को लगा था कि अगर हाइतोरो किसी हेल्दी ह्यूमन का खून पी ले तो शायद से वो ठीक हो सकता है। तभी वहां पे गोलम और हाइतोरो आते हैं। तब गोलम सोमाली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब सोमाली बताती है कि वो ठीक है। तब हाइतोरो उज़ोई के पास जाता है। तब उज़ोई कहती है कि वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी, पर वो उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि उसे उसके साथ जिंदगी भर रहना है। फिर वो हाइतोरो के गले लगकर रोने लगती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे उज़ोई और सोमाली एक टेंट में सो रहे होते हैं। तब उज़ोई सोमाली से फिर से माफ़ी मांगती है। तब सोमाली कहती है कि वो उसकी दोस्त है, इसलिए वो उसे माफ़ करती है। फिर तब हम बाहर देखते हैं जहाँ पे हाइतोरो उज़ोई के बारे में बात कर रहा था। तब गोलन कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तब हाइतोरो कहता है कि वो उज़ोई के फैमिली मेंबर बनने के लायक नहीं है, पर आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसे समझने के लिए हम हाइतोरो के पास्ट में जाते हैं। तब हाइतोरो अपने फैमिली के साथ एक गांव में रहता था और सरप्राइजिंगली उस पूरे गांव में ह्यूमंस ही रहते थे। पर एक दिन डेमी ह्यूमंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो ह्यूमंस का शिकार करने लगे। तब गांव के सभी लोगों का शिकार हो गया था। तब हाइदरो और उसकी फैमिली एक गुफा में छुप कर रहने लगे। तो वो उस गुफा में डेमी ह्यूमंस से डर कर कई दिनों तक रहने लगे, बिना पानी और खाने के। फिर एक दिन हाइदोरो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उनके लिए कुछ खाना लाएगा। तब जब वो बाहर जाता है, तब उसे एक डेमी ह्यूमन दिखती है। तो वो उसके सिर पर पत्थर मार के उसे मार देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वो अपनी फैमिली के पास ले जाता है। तो वो उस डेमी ह्यूमन को खाते हैं। तभी उसकी वाइफ और बेटी के शरीर से पंख निकल आते हैं और हाइतोरो के सामने ही उसका परिवार मर जाता है। तब हाइतोरो ने भी उसकी बॉडी को थोड़ा सा खाया था, जिसके कारण उसे आंखों में वो पंख निकल आते हैं। तो कुछ देर बाद उस डेमी ह्यूमन की बेटी अपनी माँ को ढूंढते हुए वो हाइतोरो से मिलती है और एक्चुअली वो बेटी उज़ोई थी। यानी उज़ोई की माँ को हाइतोरो ने ही मारा था। खैर यही वो कारण है जिसे वो उज़ोई के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता है। तभी हम टेंट में देखते हैं जहाँ पे सोमाली तो सोई हुई थी, पर उज़ोई सोई नहीं थी, वो उनकी बातें सुन रही थी। खैर तब हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे वो अपना एक आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तब उज़ोई कल रात के बारे में ही सोच रही थी। तभी उनका सामना एक तूफान से हो जाता है। तब उज़ोई और सोमाली उस तूफान में खींचे चले जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान चला जाता है। तब गोलम अपनी पावर से उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। तब हाइटोरो को ये लग रहा होता है कि शायद से उज़ोई ने उनकी कल रात की बातें सुन ली है। तभी गोलम उन्हें देख पाता है, पर वो दोनों भाग रहे थे क्योंकि उनके ऊपर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। तो गोलम एक प्लान बनाता है कि वो उस क्रिएचर को अपने पीछे ले जाएगा और तब तक हाइतोरो उन दोनों को बचा ले। पर हाइतोरो गोलम की बात नहीं मानता है और उस क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उसे अपने पीछे लाता है। तो वो भागते समय ये सोच रहा होता है कि जब वो उज़ोई से मिला था, तब से वो खुद से लड़े जा रहा है, क्योंकि जब भी वो उसकी स्माइल देखता है तो उसे अच्छा लगता है। पर अंदर ही अंदर उसे ये पता होता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता है। तभी वो गिर जाता है और वो क्रिएचर उसके पीछे आकर खड़ा होता है। तभी वहां पे उज़ोई आती है और वो उस क्रिएचर के हाथ काट देती है और पीछे से गोलम उस क्रिएचर पर हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर डर के वहां से भाग जाता है। फिर तब उज़ोई हाइतोरो को कहती है कि जब तक वो नहीं कहेगी तब तक वो नहीं मर सकता है। फिर वो उसे पूछती है कि आखिर सारे टाइम वो उसके साइड क्यों रहा। क्या उसे ये कभी डर नहीं लगा कि जब मुझे ये सब पता चलेगा तब मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हाइतोरो कहता है कि वो इस बात की चिंता नहीं करता है और तो वो बस उसकी वजह से ही जिंदा है, और अगर वो मारना चाहती है तो वो उसे मार सकती है। तब उज़ोई कहती है कि ये सोचना बंद करो कि तुम मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही उसकी पनिशमेंट है। जिसके बाद वो दोनों ही रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं।
फिर आगे वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। फिर रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तब सोमाली उज़ोई से पूछती है कि आखिर सभी ह्यूमंस कहाँ गए होंगे, क्योंकि वो खुद ह्यूमन होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं पता है। तब हम बाहर देखते हैं, जहाँ पे हाइतोरो कहता है कि जैसे वो सालों सालों तक सोमाली को बड़े होते हुए देख सकता है, वैसे ही मैं भी उज़ोई को बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर गोलम उसे बताता है कि वो अब 304 दिनों तक ही जिंदा रहेगा और इसी टाइम तक वो सोमाली को ह्यूमंस तक पहुंचाना चाहता है। फिर हाइदोरो कहता है कि उसे ज़्यादा ह्यूमंस के बारे में पता नहीं है, पर हाँ, अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगा तो उसे एक सिटी मिलेगी जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, तो शायद से उन्हें ह्यूमंस के बारे में भी वहाँ पता चल सकता है। फिर आगे वो कहता है कि सोमाली बहुत ही लकी है। तब ये बात गोलम को समझ नहीं आती है। तब हाइतोरो कहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के लिए सेफ प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा उन्हें चुप कर रहना पड़ता है। किसी को भी नहीं पता कि वो कब पकड़े जाएंगे, और अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ क्या हो सकता है। और ये सब होते हुए भी सोमाली गोलम से मिली, जिसके कारण वो रात को बिना किसी चिंता के कारण सो सकती है। हर दिन वो स्माइल भी कर सकती है, और इन सब के पीछे का कारण गोलम ही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो हाइतोरो और उज़ोई को अलविदा करके उस सिटी के लिए निकल जाते हैं। फिर वो ऐसे ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब हम आगे देखते हैं जहाँ पे वो उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। तब इस सिटी में डेमी ह्यूमंस तो होते ही हैं, पर उसी के साथ वहाँ पे लड़कियाँ भी थी जो कि विच थी। तब वो वहाँ के लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। तभी वहाँ पर हेज़ल आती है जो कि इस लाइब्रेरी में काम करती है। तब गोलम ह्यूमंस के बारे में पूछता है, तो वो हेज़ल उन्हें एक एरिया में ले जाती है जहाँ पे ह्यूमंस की एक किताब थी जिसमें ह्यूमंस के बारे में लिखा गया है, और वो इस पूरी लाइब्रेरी में एक ही किताब है। और जब वो उस किताब को ढूंढती है, तब उसे पता चलता है कि वो किताब उसकी जगह पर है ही नहीं। तब हेज़ल को याद आता है कि वो किताब कौन ले जा सकता है। जिसके बाद वो एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम परालीन होता है वो किताब पढ़ रही थी, और वो हेज़ल की बड़ी बहन है। फिर तब वो उसे कहती है कि उसने ह्यूमंस की किताब यहाँ पे लाई है और वो किताब गोलम को चाहिए। तब परालीन उस किताब को ढूंढने लगती है, पर उसे किताब कहाँ पे रखी है वो याद ही नहीं था। तो वो सभी उस किताब को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद सोमाली को वो किताब मिल जाती है। तब वो उस किताब को उस शेल्फ से बाहर निकालती है, पर उसके साथ अजीब सी मछलियाँ जैसे दिखने वाले भी बाहर आते हैं और वो वही की किताबों को खाने लगते हैं। तब हेज़ल बताती है कि इन मछलियों को पुरानी किताबों की इंक अच्छी लगती है, जिसके कारण उस पूरी किताब को वो खा लेते हैं। तब हेज़ल उन्हें मारने के लिए अपने एक मैजिक का यूज़ करती है, जिससे कि वहाँ की सभी मछलियाँ मर जाती हैं। और थोड़ी देर बाद वो सभी एक साथ आके एक बहुत ही बड़ी फिश में तब्दील हो जाते हैं। जिसके बाद उस फिश का ध्यान सोमाली के हाथ की किताब पर जाता है। तब सोमाली समझ जाती है कि वो फिश उस पर हमला करने वाली है। तब सोमाली उस किताब को दूर फेंक कर वो बच भी सकती थी। तो सोमाली को ह्यूमस के बारे में जानना था, और इस किताब के ही कारण जान सकती थी। तो वो उस किताब को लेकर उस रूम से भागने लगती है, पर तब वो गिर जाती है और वो किताब उसके हाथ से निकल जाती है। तो वो फिश उस किताब को तो खा लेती है, फिर वो सोमाली पर भी हमला करने लगती है। तभी उसके सामने गोलम आता है और वो उस फिश को रोकता है, और तब वो अपनी पावर का यूज करके वो उस फिश को मार देता है। पर खैर, वो किताब खत्म हो चुकी थी और परालिन के पास ही किताब थी, पर उसने ये किताब कभी भी पढ़ी नहीं थी। तब हेज़ल को एक आइडिया आता है कि किसी ने तो इस किताब को पढ़ा ही होगा। तब वो अपने मैजिक से देखती है कि इस किताब को कितने लोगों ने लिया था पढ़ने के लिए। तो इन 300 सालों में बस एक ही ने इस किताब को पढ़ा था, और ये और कोई नहीं बल्कि इस लाइब्रेरी की डायरेक्टर थी। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, जहाँ पे हेज़ल बता रही होती है कि इस बुक को लाइब्रेरी की डायरेक्टर ने ही पढ़ा है, जिनका नाम इसोल्डा होता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि एक विच नॉर्मली 150 सालों तक जिंदा रह सकती है, और इसोल्डा जो है वो इस लाइब्रेरी की डायरेक्टर होने के नाते उनके पास थोड़ी और पावर होती है, जिसके कारण वो और भी कई सालों तक जिंदा रह सकती है। पर अभी के टाइम पे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। तब परालीन उनसे पूछती है कि आखिर उनके लिए वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तब सोमाली परालीन के पास जाती है
और उससे वो रिक्वेस्ट करती है। तब सोमाली बहुत ही रिक्वेस्ट करती थी, तो परायलीन उन्हें एक किताब देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तब सोमाली और गोलम इसोल्डा के पास जा रहे होते हैं और इस किताब में उनके पास जाने का एक मैप होता है। अब ऑब्वियसली वो इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर इसोल्डा के पास जा रहे होते हैं, जिसके कारण उनके रास्तों में कई सारी सिक्योरिटी होती है और उनसे बचकर वो फाइनली इसोल्डा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर कई सारी विचेस आती है उन्हें पकड़ने के लिए, पर इसोल्डा खुद उन्हें कहती है कि वो उन दोनों को उनके पास ले आए। फिर हम इसोल्डा को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तब गोलम उन्हें उस किताब के बारे में पूछता है। तब हमें एक और सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि उस किताब को खुद इसोल्डा ने ही लिखा है। तब वो बताती है कि उस किताब में आखिर क्या लिखा था। तो उनके एंसेस्टर जिनका नाम फियोडोरा था, वो जब झाड़ू पर अपने घर जा रही थी, तो वो तूफान में फंस जाती है और एक आइलैंड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो इंसानों के घर में होती है। फिर वहाँ पे गोलम आता है और वो उसकी हेल्थ को देख रहा होता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। फिर वो उसके लिए पानी लेने जाता है और उसके साथ एक लड़की भी जाती है जिसका नाम किया होता है। खैर वो जाने के बाद वो इंसान उसके साथ बातें करते हैं। तब फियोडोरा उनसे पूछती है कि गोलम उनसे इतने अलग क्यों दिखते हैं। तो वो सब उन्हें लॉर्ड हराइसो कहते हैं और उन्हें एक भगवान की तरह ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें रहने की जगह दी और वो उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं। वैसे दिखने में वो अलग है, पर उनसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर ये सुनकर फियोडोरा कहती है कि हाँ, शायद से वो अलग स्पेसीज होंगे। तब ये सुनकर वो सभी फियोडोरा के पास जाते हैं। पहले जैसे वो उसके साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से सीरियस हो गए थे और वो उसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि क्या वो इंसान ही है। तब फियोडोरा बहुत ही डर जाती है, क्योंकि पहले तो वो हंसते हुए बातें कर रहे थे और अब सडनली उनका बिहेवियर चेंज होने के कारण वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो क्या कहे। तभी वहाँ पे हराइसो आता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, वो इंसान ही है। तब वो सब हराइसो को एक भगवान ही मानते हैं, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन करते हैं और फियोडोरा से माफ़ी मांगते हैं उसे डराने के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर फियोडोरा हराइसो से पूछती है कि वो इंसान उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब हराइसो कहता है कि वो तुम्हारी बातें सुनकर डर गए थे, पर फियोडोरा का ना ही कोई ऐसा इंटेंशन था और ना ही उसने ऐसा कुछ करा था जिससे वो डरे। तब हराइसो उसे बताता है कि इंसानों की स्पेसीज बहुत ही कावर्ड है और अगर वह ऐसे किसी क्रिएचर से मिले पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपना पीस ऑफ माइंड भूल जाता है। और हाँ, अगर उन्हें पता चला कि फियोडोरा किसी दूसरे स्पेसीज से है, तो वो उसे मार देंगे। तब ये सुनकर फियोडोरा डर जाती है, पर हराइसो उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पे रह सकती है और उसकी सेफ्टी की गारंटी वो देता है। आगे हम देखते हैं फियोडोरा वहाँ की लड़कियों के साथ खेल रही होती है, उनके साथ खाना बनाती है, उनके साथ खाना भी खाती है। फिर वो खेत में भी उन्हें काम में मदद करती है। यानी तुम ये कह सकते हो कि फियोडोरा कई हद तक उनके साथ नॉर्मल हो गई थी। तब एक रात को हराइसो फियोडोरा को एक रास्ता बताता है जिससे वो अपने घर जा सकती थी। तब ये सुनकर वो खुश हो गई थी, पर साथ ही में उसे बुरा लग रहा था कि उसे इन सब लोगों को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि कई हद तक वो यहाँ के लोगों से अटैच हो गई थी। आगे वही पेड़ के नीचे जाकर बैठकर यही सब के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर किया आती है और उसे भी ये सुनकर बुरा लग रहा था कि अगले दिन फियोडोरा यहाँ से चली जाएगी। तब वो उसे प्रॉमिस लेती है कि वो यहाँ से जाने के बाद भी वो हमेशा दोस्त रहेंगे। तो फियोडोरा भी उसे प्रॉमिस करती है। उसी टाइम में गांव के अंदर जोर जोर से बेल बजने लगती है। फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे गांव के वालों ने एक क्रिएचर को पकड़ लिया था। तब उस क्रिएचर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तो वो अपने आखिरी टाइम पे होता है और वो उन्हें समझाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा है और ना ही वो उनके दुश्मन है। पर यह सुनकर भी वो सभी उस क्रिएचर को और भी ताकत से मारने लगते हैं। तब ये सब देखकर फियोडोरा डर जाती है और वो अपने झाड़ू को लेकर वहां से वो एक जंगल में जाकर छुप जाती है, जैसे कि वो अगली सुबह वहां से निकल जाए। तब कई सारे लोग फियोडोरा को ढूंढ रहे होते हैं और उसे आवाज देते हैं, पर फियोडोरा उन्हें आवाज नहीं देती है और वहीं पर चुप कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर उन्हें फियोडोरा के बारे में पता चला कि कैसे वो एक विच है, तो वो सभी भी उसे भी मार देंगे।
तभी उसके पास किया आती है। उसे पता था कि फियोडोरा उसे यही मिलेगी। फिर वो उसे वहां से ले जाने लगती है। तब फियोडोरा उसे पूछती है, अगर वो भी एक मॉन्स्टर होती तो क्या वो उसकी फ्रेंड बनी रहेगी? तब किया कहती है कि मॉन्स्टर का कोई भी दोस्त नहीं होता है। इसी वक्त वहां पे बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसके कारण किया उस पहाड़ी से नीचे गिरती है। तो फियोडोरा उसे आवाज देने लगती है, जिससे कि वहां पे कई सारे लोग आते हैं जो कि फियोडोरा को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो किया को देखते हैं, जो कि एक पेड़ की डाली की वजह से नीचे नहीं गिरी थी। और अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो जल्द ही वो डाली टूट जाएगी। तो फियोडोरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो डाली टूट जाती है। तब फियोडोरा अपने झाड़ू से उड़कर उसे बचा लेती है। फिर वो किया को उन्हें वापस देती है। तो वो सभी इंसान फियोडोरा को ही बुरा बुरा बोलने लगते हैं, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो फियोडोरा को मार दे। तभी वहां पे हराइसो आता है और कहता है कि उसने किया को बचाया था, इसलिए वो यहाँ से फौरन से चली जाए। तब फियोडोरा वहां से जाने लगती है। तब किया उसके पास जाती है। तब वो सभी लोग उसे जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो मॉन्स्टर है। तब किया जोर से कहती है कि वो मेरी दोस्त है, और ये फियोडोरा भी सुन लेती है। और यही सब उस किताब में लिखा गया था। तब ये सब बता के इसोल्डा मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तब वो जंगल में होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जहाँ पे वो रह सके, और तब बारिश भी हो रही थी। तभी उन्हें एक ट्री हाउस दिखता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो आज की रात वहाँ पे रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर वो वहाँ पे पैसे रखता है यहाँ पे रुकने के और उनका खाने का मटेरियल यूज करने के। फिर गोलम उनके लिए खाना बनाता है। तब उसे सोमाली के लिए एक केक बनाया था, क्योंकि सोमाली को केक बहुत ही पसंद था। तब सोमाली उस केक को खाती है और उसे भी वो केक बहुत ही पसंद आता है। तभी वहां पे कोई आता है। तब गोलम दरवाजा खोलता है तो वहां पे याबाशिरा और शिजुनो आई थी। तब उन्हें देखकर सोमाली बहुत ही खुश हो गई थी। फिर वो कुछ देर बातें करते हैं। तब सोमाली वो केक लाती है और बताती है कि ये केक उसके पापा ने बनाया है। फिर वो सभी उस केक को खाते हैं और ये सीन यहीं पर एंड होता है। अगले दिन वो सभी पास की सिटी में चले जाते हैं। इस सिटी में ज्यादातर चोर और ब्लैक मार्केट जैसी ही चीजें होती है। खैर तब गोलम उनसे पूछता है कि वो इस सिटी में क्यों आना चाहती थी। तो वो बताती है कि इस सिटी में बहुत ही पॉपुलर डेंटिस्ट है और उनसे उसे कुछ चीजें सीखनी है। जिसके बाद वो उन डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे उन्हें उनकी आवाज़ तो आ रही थी पर वो कहीं दिख नहीं रहे थे। धन पता चलता है कि उनकी हाइट बहुत ही कम है, जिसके कारण वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। फिर वो उसके सामने आते हैं। फिर शिजुनो अपने क्वेश्चंस उनसे पूछती है। फिर ऐसे ही कई देर तक उनकी बातें चलती रहती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर वो यही सोच रहे थे कि आज की रात वो कहाँ पे बिताएंगे। तभी सोमाली एक आदमी से टक्कर खा के वो गिर जाती है। तब वो आदमी सोमाली को बहुत ही कुछ बोल रहा था, जिसके कारण उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब याबाशिरा, गोलम और शिजुन ने उन तीन आदमी को अच्छी तरीके से मारा था। जिसके बाद वो वहां पे होटल ढूंढ रहे होते हैं, जिससे कि आज की रात वो यहीं पे बिता सके। तब उनके सामने एक आदमी आता है और तब वो उनके लिए एक जॉब लाया था, क्योंकि उसे देखा था कि कैसे उन्होंने उन लोगों को मारा था। तो उसे कुछ दिनों के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत थी, और इसके बदले में वो उन्हें पैसे भी देगा और साथ ही में उसे रहने के लिए एक घर भी देता है, जो कि सिटी से थोड़ा दूर होता है। खैर वो सब उस घर में जाते हैं, जो कि अच्छा मेंटेन कराया होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि गोलम और याबाशिरा जॉब के लिए जाएंगे और सोमाली का ध्यान शिजुनो रखेगी। फिर याबाशिरा सोने के लिए चला जाता है। तब गोलम और शिजुनो ही होते हैं। तब शिजुनो उसे कहती है कि सोमाली एक इंसान है ना, क्योंकि जब वो उसे पहली बार मिली थी तब उसे कुछ अलग लग रहा था। तब गोलम उसे हाँ कहता है। और वैसे अगर तुम्हें लग रहा होगा कि गोलम ने तो ये पहले ही बताया है, तो एक्चुअली नहीं, गोलम ने उन्हें यही बताया था कि वो जल्द से जल्द सोमाली को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब इस एनिमे की आखिरी वीडियो आने वाली है, जिससे ये एनिमे ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, कर देना सब्सक्राइब, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो एपिसोड के शुरू में शिज़ुनो गोलम को उसकी बॉडी दिखाने के लिए कहती है, जिससे उसे समझ आए कि उसकी हालत कैसी है और वो कितने दिनों तक जी सकता है। फिर गोलम अपना कोट निकालता है। तब हम उसकी बॉडी को देख पाते हैं।
जो कि बहुत ही खराब हो गई थी। खुद शिज़ुनो ये देखकर शॉक हो गई थी, क्योंकि पहले तो उसकी आउटर बॉडी पर क्रैक्स आते थे, पर अब उसकी अंदर की बॉडी पर भी कई सारे क्रैक्स आ गए थे। तब गोलम उसे पूछता है कि अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट गई तो क्या वो सोमाली को संभाल लेगी। तब शिज़ुनो कहती है कि वो उसे ज़रूर संभालेगी, पर वो इस हालत में यहाँ तक आया है। तब गोलम उसे बताता है कि सोमाली के साथ इस जर्नी में उसे मोटिवेशन उसकी स्माइल देखकर ही आता है, और वो विश करता है कि वो आगे भी वो सोमाली का वो स्माइली फेस देख सके। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपनी बॉडीगार्ड वाली जॉब के लिए निकल रहे होते हैं। तब जाते जाते गोलम शिजुनो को सोमाली के बारे में कई सारी बातें बताता है, जैसे कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे अगर कोई अच्छी चीज़ दिखी तो वो क्या करती है, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें वो बताने लगता है। तब शिज़ुनो उसे समझाती है कि वो सोमाली को संभाल लेगी, और उन्हें अलविदा कहती है। तब कुछ देर बाद सोमाली उठ जाती है। देन वो शिज़ुनो के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। तब शिज़ुनो उसे पूछती है कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करना चाहती है। तब सोमाली सोचती है, पर उसे कुछ आइडिया ही नहीं आता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे टाइम में वो अपने पापा के साथ गेम खेलती रहती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने पापा के लिए एक थैंक यू गिफ्ट बनाएगी। देन वो उनकी ड्राइंग बनाने लगती है, और वो भी कुछ खास नहीं बन पाती है। फिर वो सोचने लगती है कि वो उन्हें दूसरा क्या गिफ्ट दे सकती है। आगे रात में याबाशिरा और गोलम घर आते हैं। तब सोमाली उन दोनों का वेलकम करती है। फिर अगले दिन वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। तब सोमाली और शिजुनो घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तब सोमाली गिफ्ट के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उनके घर में एक आंटी आती है। उन्होंने जो ऑर्डर करा था उनकी डिलीवरी देने के लिए। इन आंटी का नाम रोज़ा होता है। फिर रोज़ा आंटी उनके साथ बातें करती है। तब बातों ही बातों में सोमाली अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताती है। तब रोज़ा आंटी उन्हें अपने पापा के लिए एक बैंड बनाने के लिए कहती है, जो कि लोग हाथों में पहनते हैं, और ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा। फिर वो उन्हें बैंड कैसे बनता है वो सिखाती है। आगे रात को वो दोनों घर आते हैं। तब सोमाली उनका वेलकम करती है। फिर वो सभी खाना खाते हैं। तभी हम रोज़ा आंटी को देखते हैं, जो कि गुंडों के साथ बातें कर रही होती है, पर वो क्या बातें कर रही है वो अभी हमें नहीं पता चलता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, और उनका आज आखिरी दिन होता है जॉब का। तभी वहाँ पर रोज़ी आंटी आती है, और वो कहती है कि आज उनका आखिरी दिन है ना, तो आगे वो क्या करने वाले हैं। तो गोलम उन्हें बताता है कि कल सुबह ही वो इस सिटी से निकलने वाले हैं। फिर रोज़ी आंटी उन्हें बताती है कि जो मेन रोड है इस सिटी से निकलने का, वहाँ पे अभी के टाइम में कई सारे लुटेरे हैं, तो वो रोड बहुत ही खतरनाक बन चुका है। पर हाँ, उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। उसे एक और रोड पता है जो कि यहाँ के लोकल्स ही यूज़ करते हैं, जिससे कि वो यहाँ से सही सलामत निकल सकते हैं। इसके बाद हम सोमाली को देखते हैं, जिसने गोलम के लिए वही बैंड पूरा बना लिया होता है। रात को वो दोनों काम पूरा करके घर आते हैं। तब सोमाली गोलम को वो बैंड दिखाती है, जिसके बाद वो उस बैंड को उसके हाथ में बांध देती है। तब गोलम उसकी गिफ्ट के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। आगे हम आधी रात को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे, और गोलम सोमाली के उसी बैंड को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, तो वो खिड़की के बाहर देखता है, जहाँ पे कई सारे लुटेरे उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उनकी बातें सुन लेता है, जहाँ पे वो लुटेरे किसी इंसान को पकड़ने के बारे में कह रहा होता है। तब गोलम समझ जाता है कि वो सोमाली को ही पकड़ने आ रहे हैं। तो वो उन सभी को उठाता है और बताता है कि लुटेरे सोमाली को पकड़ने आ रहे हैं। तब याबाशिरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सोमाली को क्यों पकड़ना चाहते हैं। तब शिजुनो उसे बताती है कि सोमाली एक इंसान है, और वो उसे बचाएगी, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। फिर वो याबाशिरा से पूछती है कि वो क्या करेगा। तब हम उन लुटेरों को देखते हैं, जो कि घर के अंदर घुस जाते हैं। तब उनके सामने याबाशिरा होता है। तभी सीन गोलम के पास जाता है, जहाँ पे वो सभी एक माइन के रास्ते जा रहे होते हैं, और इस रास्ते का मैप रोजी आंटी ने उन्हें दिया था। और इस माइन के एग्जिट पे याबाशिरा उनसे मिलने वाला होता है। तब सोमाली को ये चिंता होती है कि क्या याबाशिरा ठीक होगा। तब शिजुनो बताती है कि वो ज़रूर ठीक होगा, उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर वो ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। तभी गोलम सेंस करता है कि उनके पीछे कई सारे लुटेरे आए हुए हैं। तब वो भागने लगते हैं, और तब आगे के रास्ते का वो ब्रिज टूट गया था, और तभी वो लुटेरे उनके सामने आते हैं, और वो सोमाली को उन्हें देने के लिए कहते हैं। तब गोलम
सोमाली और शिज़ुनो को पकड़कर उस खाई में कूद जाता है। तो वो खाई भी बहुत ही गहरी थी। फिर गोलम अपनी पावर का यूज़ करके वो नीचे पहुंच जाता है। तो वो दोनों ठीक थे, और गोलम ने अपनी पावर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली थी, जिसके कारण उसके वो बॉडी में और भी क्रैक्स आने लगते हैं। फिर हम याबाशिरा को देखते हैं, जिसने सभी लुटेरों को कई हद तक मार ही दिया था। पर फिर गोलम के पीछे आने वाले वो लुटेरे कौन हो सकते हैं? फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रोजी आंटी मिलती है। तो वो उन्हें बताती है कि वो ब्रिज टूट गया है, और यही बात वो उन्हें बताने के लिए आ रही थी। खैर, यहाँ से निकलने के लिए एक नया रास्ता है, और उसका मैप उन्होंने लाया होता है। जिसके बाद वो उन्हें एग्जिट का रास्ता दिखाती है। तब सोमाली उनका शुक्रिया अदा करके एग्जिट के रास्ते जाने लगती है। पर वो रास्ता आगे से बंद होता है। तभी रोजी आंटी वहां का गेट बंद करती है, और तब हमें पता चलता है कि ये कोई एग्जिट का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक जेल होती है। और तभी वहां पे वो सभी लुटेरे आते हैं। तब गोलम सोच रहा होता है कि वो इस गेट को तोड़ सकता है, पर अगर उसने अपनी पावर यूज करी तो उसका ऑपरेशनल टाइम और भी कम हो जाएगा, यानी उसकी जिंदगी और भी कम होगी। आगे रोजी आंटी उनके बचपन की स्टोरी बताती है, जो कि 1 या 2 सेंचुरी पुरानी है, जहाँ पे उनके गांव के पास में ही इंसानों का गांव भी था। तब एक दिन एक इंसान के बच्चे के ऊपर कई सारे जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया था। तब एक डेमी ह्यूमन ने ये देख लिया था, तो उसने अपनी जान जोखिम में डाली उस बच्चे को बचाने के लिए। फिर उसने उस बच्चे को उन भेड़ियों से बचा लिया था। तो वो बच्चा बेहोश हो गया था, तो उसने उस बच्चे को गोद में उठा के उसके घर में छोड़ने के लिए गया था। पर उस इंसान को लगा कि उस डेमी ह्यूमन ने उसके बच्चे को मार दिया, तो इसलिए उसने उस डेमी ह्यूमन पर गोली चला दी, जिससे वो डेमी ह्यूमन वहीं पर मर गया। तब गोलम कहता है कि यहाँ पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर रोजी आंटी कहती है कि ये बस एक ही टाइम नहीं हुआ है, ये हमेशा होता आया है। तब रोजी आंटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई अलग दिखने के कारण इतना क्रूअल कौन हो सकता है। फिर उन लुटेरों ने तलवारें लाई होती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उसकी आंखें चाहिए, तो कोई कहता है कि मुझे उसका दिमाग चाहिए। फिर वो गेट खोलते हैं, और फिर वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चिज़ुनो आगे बढ़ती है और कहती है कि इंसानों ने कई सारी गलतियां करी हुई है, पर सोमाली उनमें से नहीं है। तो वो चिज़ुनो को बहुत जोर से मारते हैं और उसे साइड करते हैं। तो वो सोमाली की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तब गोलम को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके कारण वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। पर जैसे मैंने बताया था कि गोलम के शरीर में कई सारे क्रैक्स आ गए थे, तो पावर यूज करने के कारण उसका हाथ टूट जाता है और गोलम नीचे गिर जाता है। तब हम गोलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी क्यों नहीं हिल रही है। तब सोमाली उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वो लुटेरे सोमाली को अपने साथ ले जाते हैं और उसे जमीन पर रख के उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी हम गोलम को देखते हैं, जो कि अपने फुल पावर में होता है। देखने में मानो ऐसा लगता है कि वो अब एक डीमन बन चुका है, और वो इतना डरावना लग रहा था कि उसकी प्रेजेंस को देखकर ही वो लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। तब गोलम उन्हें मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद ही वो सभी लुटेरों को मार देता है, और अब बस रोजी आंटी ही बची होती है, और वो उससे माफी मांग रही होती है। तो गोलम उसकी कुछ भी नहीं सुनता है, और वो उस पे हमला करता है। पर वो हमला रोजी आंटी को लगता कि तभी वहां पे याबाशिरा आता है, और वो उसे बचा लेता है। तो गोलम याबाशिरा पर भी हमला करता है। तब याबाशिरा उसे रुकने के लिए कहता है, पर इस टाइम तक गोलम का खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो वो याबाशिरा को दूर फेंकता है, और अब बस गोलम और रोजी आंटी ही होते हैं। तब गोलम अपने अटैक को शुरू करता है कि तभी बीच में सोमाली आती है, और वो उन्हें कहती है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है, और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है। तब गोलम अपने हाथ को आगे करता है, और फिर वो सोमाली के सिर पर अपने हाथ को फिराता है, और तब वो खुद को कंट्रोल में लाता है। पर वो कुछ कहता कि वो उसके सामने ही गिर जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गोलम बेहोश ही होता है, और उसके शरीर पर कई सारी पट्टियां लगी होती हैं, और सोमाली उसके बाजू में ही सोई होती है। तब गोलम होश में आता है, और ये देखकर सोमाली बहुत ही खुश होती है, और वो खुशी में रोने भी लगती है। खैर, तब वो आगे बढ़ते हैं। तब गोलम अपने डैमेज को कैलकुलेट कर रहा होता है कि कैसे उसके शरीर से एक हाथ पूरी तरह से चला गया है, और फिर उसके शरीर के अंदर भी कई सारे क्रैक्स आ गए होते हैं। तो वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके पास अब कितना टाइम बचा है, और उसे वो टाइम याद ही नहीं होता है।
जिसके बाद रात को कैंप लगा के वो सो रहे होते हैं। तब शिजुनो और गोलम बाहर बातें कर रहे होते हैं। तब शिजुनो उसकी हालत के बारे में पूछती है। तब गोलम बताता है कि उस लड़ाई के बाद उसके सिस्टम पर और भी डैमेज हो चुका है और उसने नोटिस करा है कि उसे सुनने में और देखने में अब दिक्कतें हो गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही उसका सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इसी के कारण उसे लग रहा होता है कि उसे सोमाली को छोड़कर जाना चाहिए। तब शिजुनो कहती है कि वो चाहे कौन सा भी डिसीजन ले, वो उसकी ज़रूर मदद करेगी। अगले दिन वो एक सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पे कौन सा तो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है। तब वो सभी वहाँ पे कई सारी चीज़ें खाते हैं। तब वहाँ पे एक शो चल रहा होता है और सोमाली को वो दिख नहीं रहा था। तब वो याबाशिरा उसे गोद में उठाता है। तब गोलम ये देखता है कि सोमाली याबाशिरा और शिजुनो के साथ बहुत ही खुश है। तब वो उन्हें बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सोमाली पापा को देखती है। तब उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। तब शिजुनो समझ जाती है कि यही गोलम का डिसीजन है और वो उन्हें बताती है कि गोलम अब कभी भी वापस नहीं आएगा। तब याबाशिरा उसे ये कहता है कि गोलम अचानक से कैसे जा सकता है। तब ये सब बातें सुनकर सोमाली वहां से भाग जाती है और वो अपने पापा को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। तो बहुत देर ढूंढने के बाद उसे अपने पापा मिल जाते हैं। तब गोलम उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ आगे की जर्नी नहीं कर सकता है। तब वो इसके पीछे का कारण पूछती है कि क्या वो उनकी बातें नहीं सुनती है और खेलती रहती है, या फिर वो उसे अब पसंद नहीं करते हैं। तब गोलम ना कहता है। तब सोमाली उनके पास जाती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे ये जर्नी खत्म हो जाए या फिर वो बड़ी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा साथ ही रहेंगे। तब गोलम उसे दूर करता है और उसे बताता है कि पिछली बार की तरह अगर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब सोमाली उन्हें समझाती है कि ये सब फिर से नहीं होगा, और तो अगर वो उसे छोड़कर चले गए तो वो हमेशा अकेली पड़ जाएगी, और क्या वो भी अकेले नहीं पड़ जाएंगे मेरे बिना। तब गोलम कहता है कि उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं। तब सोमाली कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो कभी उसे दूर चली जाती है तो उन्हें बुरा लगता है, फिर जब वो कभी बीमार पड़ जाती है तो उन्हें चिंता होती है, और कभी कभार वो स्ट्रिक्ट बनते हैं क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहते हैं। जब वो सोती है तो वो हमेशा उसके बाजू में बैठे होते हैं क्योंकि वो कभी मुझे अकेला महसूस होने नहीं देते हैं, और वो हमेशा उसका हाथ पकड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। और फिर वह कहती है कि वो जानती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसके पापा है। और तब गोलम की आंखों से आंसू आते हैं और वो सोमाली को गले लगाता है। तब सोमाली कहती है कि वो उनके साथ जिंदगी भर रहे, और तब गोलम उसे बताता है कि वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा।